नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चूंकि आज कई कार्यक्रम हैं, निराश्रित गौवंश एवं डेयरी विकास के संबंध में बैठक वो करेंगे और लोक भवन में सीएम योगी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। शाम 6:30 बजे गृह विभाग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे वो, यानी प्रेजेंटेशन देखेंगे, और हुक्का बार और ओयो के संबंध में प्रस्तुतिकरण देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। तो हुक्का बार और ओयो होटल के संबंध में प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं और निराश्रित गोवंश एवं डेयरी विकास के संबंध में भी बैठक है। लोक भवन में सीएम योगी इस वक्त एक बैठक में मौजूद है। शाम को भी एक बैठक होने वाली है और शाम 6:30 बजे गृह विभाग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा हुक्का बार और ओयो होटल के संबंध में वो प्रेजेंटेशन देखेंगे। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, एक बैठक अभी चल रही है, एक शाम को होने वाली है, क्या कुछ जानकारी इन दोनों बैठकों से जुड़ी हुई? एसके वाजपेयी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज अभी नहीं जा रही, कुछ दिक्कत है। हम दोबारा उनका रुख करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर अभी जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है और शाम को जो प्रेजेंटेशन वो देखेंगे उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं और इस दौरान बैठकों का दौर भी जारी है। एक बैठक अभी लोक भवन में चल रही है, एक बैठक शाम को होगी और शाम को वो प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। लोक भवन में अभी एक बैठक चल रही है और लगातार उनकी कोशिश ये है कि कैसे व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके, कैसे सिस्टम को और बेहतर किया जा सके, कैसे योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, लोगों की समस्याओं को कम किया जा सके। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, एक बैठक अभी चल रही है लोक भवन में, एक शाम को होने वाली है, इन बैठकों से जुड़ी क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, जहां गोवंश और निराश्रित गोवंश को किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही निर्देश संबंधित पशुपालन विभाग जिलाधिकारियों के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं, जिसमें पूरे प्रदेश भर में गौशालाएं बनाई गई हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जगहें हैं जहां पर किसान अपने घर में गौवंश को रख रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार हालांकि पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से समय समय पर निर्देश जारी किए जाते रहते हैं। इस पर आज योगी आदित्यनाथ ये बैठक कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी उसका गौवंश ना किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाए, ना रोड पर चले, और ऐसे गौवंश को जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है निराश्रित और जो गौवंश है उनको है निराश्रित और जो गौवंश हैं उनको गौशालाओं में रखने की, साथ ही साथ जो स्थानीय किसान रखना चाहते हैं उनकी व्यवस्था करने की, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समीक्षा बैठक लोक भवन में कर रहे हैं। हालांकि दूसरी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर है, जिसमें ये चीजें बताने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो ओयो होटल्स हैं या जो हुक्का बार हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की शिकायतें थी कि ऐसी जगहों पर लगातार क्राइम हो रहे हैं और इस तरीके की शिकायतें पूरे प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से आ रही थी। जिसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर आज पुलिस विभाग का एक प्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि किन किन इलाकों में हुक्का बार और साथ ही साथ जो ओयो होटल्स हैं उनके लिए परमिशन दी जाएगी। अगर परमिशन दी भी जा रही है तो वो किन बेसिस के आधार पर होगी, क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगी जो उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। बिना उन टर्म्स कंडीशंस को फॉलो किए हुए उनको इस तरीके का कोई भी अवैध संचालन करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ जो लोग उनके यहां आते हैं उनके लिए आईडीज और बाकी चीजें मस्ट करनी होंगी, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करानी होगी। तो ये बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिसको लेकर यह प्रस्तुतिकरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये प्रस्तुतिकरण आज शाम को देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से दिया जाएगा। तो कहीं
न कहीं एक गाइडलाइन जारी करने की कोशिश होगी ताकि कहीं पर कोई इस तरीके की घटना ना हो जो कि इन जगहों पर होती है, क्योंकि हुक्का बारों से भी बहुत सारी शिकायतें थी कि वहां पर अवैध तरीके से ड्रग्स का भी यूज होता है, जिस पर पुलिस लगातार कहीं न कहीं कार्रवाई कर रही थी। तो आगे भविष्य में इस तरीके की कोई घटनाएं ना हो, उसको लेकर पुलिस एक पूरी गाइडलाइन तैयार कर रही है, जिस पर यह प्रस्तुतिकरण है जो कि शाम 6:30 बजे दिखाएगी पुलिस। बिल्कुल, इसके वाजपेयी, चूंकि कई हुक्का बार में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वारदातें हुई हैं, कई नियमों की अनदेखी वहां पे की गई, उल्लंघन किया गया, कई होटल्स में इस तरह के मामले आए कि कहीं मर्डर किया गया, कहीं पे गलत गतिविधियां वहां पे हुई। यही कोशिश है कि इन पे कैसे लगाम लगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उनको रेगुलराइज किया जाए, कहीं पर भी अवैध तरीके से ना चलें। और जो गाइडलाइन है, मतलब वहां अगर कोई हुक्का बार चल रहा है या कोई ओयो होटल्स चल रहे हैं, तो वहां पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की और फायर विभाग की, साथ ही साथ दूसरे विभागों की जो गाइडलाइंस हैं कि वहां पर एग्जिट्स होंगे, वहां पर फायर की व्यवस्था होगी, वहां पर आने वालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, सीसीटीवी की व्यवस्था क्या होगी, अगर कोई आता है तो अनधिकृत तरीके से वहां ना रुक सके, उसके लिए प्रॉपर आईडीज वगैरह उसकी ली जाए ताकि उसको भविष्य में अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसको डिटेक्ट भी किया जा सके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पुलिस इन सारी चीजों को गाइडलाइन के रूप में रेगुलराइज करने पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंटेशन उन बहुत सारे विषयों को लेकर है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद प्रदेश भर में पुलिस कोशिश करेगी कि ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाएं जहां पर इनको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सके और कहीं पर भी कोई अनियमितता या कोई इस तरीके की चीजें जो कि अनैतिक है वो वहां पर ना चलने पाए। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग आज अहम बैठक करने वाला है और थोड़ी ही देर में गृह विभाग के अफसरों के साथ ये बैठक होगी। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त निर्धारित है, तो कुछ ही देर में राज्य निर्वाचन कार्यालय में बैठक होगी। और अब चूंकि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, रास्ता साफ है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है तारीखों का। तो डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, जिन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है, वो भी इसमें शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त निर्धारित और 12 बज चुके हैं। अब चंद मिनट बाद ये बैठक होने वाली है। तो निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां राज्य निर्वाचन आयोग आज अहम बैठक करने वाला है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। तो डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा बैठक में शामिल होंगे। तो निकाय चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग आज अहम बैठक करने वाला है और थोड़ी ही देर में गृह विभाग के अफसरों के साथ यह बैठक होगी। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा बैठक में शामिल होंगे। तो निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग आज अहम बैठक करने वाला है और थोड़ी ही देर में गृह विभाग के अफसरों के साथ ये बैठक होगी। तो डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और 12 बजे का वक्त निर्धारित था, 12 बज चुके हैं। कुछ ही मिनटों में अब ये बैठक शुरू होने वाली है। निकाय चुनाव को लेकर लगातार अब मंथन किया जा रहा है और किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक बड़ी प्राथमिकता और एक बड़ी चुनौती हमेशा पुलिस के लिए रही है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामनवमी और यूपी बोर्ड में बदलाव पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। इतनी व्यवस्था पुलिसिंग की करनी चाहिए थी, कोई अराजकता तो सर ना उठा नहीं पावे, लेकिन जब सरकारें ही तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। यूपी में भी होगा तो जो ऐसा करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई होती है,
लेकिन अगर बिहार में इस समय, बंगाल में अगर इस समय ऐसा होता है तो उनको पुरस्कृत किया जाता है, यही गलती है। इसके कारण से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। जो टीका टिप्पणी करते हैं करें, सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना यह दायित्व तो है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। इतनी व्यवस्था पुलिसिंग की करनी चाहिए थी, कोई अराजकता तो सर ना उठा नहीं पावे, लेकिन जब सरकारें ही तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। यूपी में और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बीएसपी कैडर कार्यकर्ता को अपने ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं और बीएसपी में सेंधमारी की जा रही है। बुलाहट में अखिलेश यादव जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बसपा के कैडर कार्यकर्ता को, बसपा के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, और इसीलिए आज तमाम बसपा के प्रतिमानों को अपने पाले में खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी जब जब सत्ता में रही है तो दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रही हैं। और आजम खान सरीखे नेता जब ये बात कहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जहां लगी है समझ लो वो जमीनें कब्जा की गई है और जिधर उंगली है उधर जमीन कब्जा होने वाली है, तो अब मान्यवर कांसीराम की मूर्ति लगा करके वो इन दलितों को अपने पक्ष में कैसे मोड़ पाएंगे? सत्ता। और खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और बीजेपी ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को नहीं मिल रही ड्रेस, बच्चों को स्कूल में नहीं मिल रहा खाना, सपा सरकार में सारस मित्र बनाए थे तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाई सारस को संरक्षित करने के लिए रिसर्च सेंटर। एक के बाद एक कई मुद्दे यहां पे अखिलेश यादव ने उठाए, खासकर बच्चों के मुद्दों को लेकर, शिक्षा का मुद्दा लेकर, उनकी ड्रेस को लेकर, उनकी किताबों को लेकर, और उन मुद्दों को आधार बना के वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो बच्चों को स्कूल में खाना नहीं मिल रहा, उन्हें यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, उन्हें ड्रेस नहीं मिल रही, इस तरह के आरोप लगाए गए। तो मैनपुरी से खबर, जहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को ड्रेस नहीं मिल रही। जिले में आसपास तीन चार घटनाएं हैं। माँ बेटी को बुलडोजर और झोपड़ी में आग लगा करके मार दिया। वहीं एक पुलिस ने मारा इतना कि उसकी जान चली गई, बलवंत सिंह की। फिर ये पुष्पेंद्र और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। और आसपास ऐसे कई घटनाएं हैं जहां पर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई जाने। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, अन्याय चरम सीमा पर है। आप इसका विश्लेषण मत करो। जब मैनपुरी का चुनाव था तो सब चैनल जातियां गिनते थे टीवी पे, याद करो, अखबार वाले गिनते थे ये समीकरण है, ये समीकरण है। जब रिजल्ट आया तो किसी ने नहीं गिना किसी को, हैं? तो इसलिए आप ये मत गिनो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, उनका जो संविधान था जिस पर लोकतंत्र मजबूत होता, उसको खतरा है। जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं वो सब समाजवादियों के साथ खड़े दिखाई देंगे। इस बार सुखपाल यादव कहां से चुनाव लड़ने वाली? जहां से तुम बता दो वहीं टिकट दे देंगे। और खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक के बहनोई अखलाक को जेल भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया है। और मेरठ से अखलाक को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था और मुस्लिम को, यानी जो गुड्डू मुस्लिम है, उसको शरण देने का आरोप है। नैनी सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में अखलाक को रखा गया है और पुलिस अखलाक का कोर्ट से कस्टडी रिमांड मांग सकती है। तो मेरठ से अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब गिरफ्तारी के बाद लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और उसने कई खुलासे भी किए। यह भी कहा कि गुड्डू मुस्लिम वारदात के बाद उसके घर आया था, बकायदा उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो प्रयागराज से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां अखलाक जो कि अतीक अहमद का बहनोई, उसे जेल भेजा गया है। और खबर वाराणसी से है, जहां 5वें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत हरहुआ स्थित काशी कृषक इंटर कॉलेज, युगल बिहारी इंटर कॉलेज और
जगतपुर इंटर कॉलेज में आयोजित पोषण उत्सव का समापन हुआ। कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद और एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं, बच्चों को कुपोषण से बचाने, सेहतमंद रहने और बेहतर जीवन शैली के लिए जागरूक किया गया। तो बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें जागरूक किया गया। 5वें पोषण पखवाड़ा का यह समापन कार्यक्रम, जिसमें निरहुआ भी पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो कि बतौर मुख्य अतिथि यहां पे पहुंचे और उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, लोगों को जागरूक किया कुपोषण के प्रति। और अगली खबर हरदोई से है, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और खबर चलने के बाद हरकत में आया है प्रशासन। न्यूज वन इंडिया ने सरकारी काम में धांधली की खबर चलाई थी और भ्रष्टाचार की जांच के लिए पहुंचेंगे डीडीओ अजय कुमार सिंह। सुरसा ब्लॉक के खजूरहरा ग्राम सभा का यह मामला है, जहां एक हफ्ता पहले न्यूज वन इंडिया ने भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब इसे संज्ञान में लिया गया है और प्रशासन हरकत में आया है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का यहां बड़ा असर हुआ। कुछ दिन पहले ही न्यूज वन इंडिया ने भ्रष्टाचार का खुलासा यहां पे किया था, तो न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हरदोई में हुआ, जहां खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और न्यूज वन इंडिया ने सरकारी कार्यों में धांधली की खबर चलाई थी। बताया था कि कैसे सरकारी काम में धांधली की जा रही है, गबन किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और अब भ्रष्टाचार की जांच के लिए डीडीओ अजय कुमार सिंह पहुंचेंगे और सुरसा ब्लॉक के खजूरहरा ग्राम सभा का यह मामला है, जहां न्यूज वन इंडिया ने खुलासा किया था, यह दिखाया था कि कैसे यहां पे धांधली हो रही है और अब उसका लेकर प्रशासन हरकत में आया है। आशीष हमारे संवाददाता हरदोई से। आशीष, न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, अब उस पर एक्शन होना लग रहा है, यहाँ पे प्रशासन जो है वो हरकत में आया, एक्शन ले रहा है। देखिए, आपको बता दें, पूरा मामला हरदोई ब्लॉक जिले के सुरसा ब्लॉक का है, जहां पर खजुरारा ग्राम सभा में भारी स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने सीडीओ हरदोई से की थी। शिकायत के बाद न्यूज वन इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके संज्ञान लेकर सीडीओ हरदोई ने डीडीओ को जांच के आदेश दिए। आज डीडीओ जांच करने पहुंचेंगे, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई की बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आशीष। तो न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन अब हरकत में आया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर पर ही देवी जागरण कार्यक्रम चल रहा था और खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई, उसमें ब्लास्ट हो गया। कई लोग इसकी चपेट में आए और जो लोग झुलसे थे उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के भटासा गांव का यह मामला है। और खबर बिजनौर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते रिश्ते और इंसानियत दोनों को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल यहां चाचा ने अपने साथियों के साथ मिलकर भतीजे को खंबे से बांधकर जमकर पीटा। भतीजे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब कार्रवाई में जुटी है। में मारपीट हुई थी, जिस संबंध में 112 को सूचना थी, तो 112 मौके पर आई थी। उसको इलाज के लिए धामपुर हॉस्पिटल ले गए गए। तो हॉस्पिटल में इलाज के बाद उसको घर वापस कर दिया गया, लेकिन 1 तारीख को उसकी तबीयत खराब हुई और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर में इलाज के लिए ले गया, जहां उसकी आज मृत्यु हो गई है। इस संबंध में सूचना मिली है कि लोग आक्रोशित हो रहे हैं, जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के कारण से मौके पर हम भी आए हैं और तमाम फोर्स को बुलाया गया है, इनको समझा दिया गया। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
और अगली खबर अमेठी से है, जहां संदिग्ध हालात में एक युवती का शव बरामद हुआ है और मालती नदी के किनारे यह शव लटका हुआ मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब जांच की जा रही है। युवती की पहचान बताया जा रहा है कि इसका नाम पूजा है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवती के साथ हुआ क्या था, क्या ये आत्महत्या है, हत्या है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जहां 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे लगा। पुलिस और बदमाश के बीच यहां मुठभेड़ हुई थी और बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे गोली लगी। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कई कारतूस बरामद हुए हैं। गुलावटी पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई थी। पिछले कई दिनों में यहां पुलिस और बदमाशों के बीच में कई मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कई बदमाशों ने खुद आत्मसमर्पण कर लिया। मंशा अपराध पर लगाम लगाने की है और मंशा अपराधियों पर लगाम लगाने की है। खबर लखनऊ से है, जहां नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है और नगरीय विकास अभिकरण डूडा के कार्यों पर रोक लगाई है। इंद्रजीत सिंह ने 9.5 करोड़ के सभी टेंडर निरस्त किए हैं और मानक के विपरीत सभी ठेकेदारों को बांटे गए थे ये टेंडर। तो डूडा अधिकारियों ने रेवड़ी की तरह चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए थे और बिना शर्त का पालन किए करोड़ों के टेंडर दे दिए गए। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर नगर आयुक्त ने टेंडर निरस्त कर दिए और दोबारा नए सिरे से लोक निर्माण विभाग को टेंडर कराने के निर्देश दिए हैं। इंद्रजीत सिंह ने 9.5 करोड़ के 68 कार्यों के टेंडर निरस्त किए हैं। तो जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर नगर आयुक्त ने टेंडर रद्द कर दिए और दोबारा नए सिरे से अब फिर से टेंडर की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो इंद्रजीत सिंह ने 9.5 करोड़ के 68 कार्यों के लिए जो टेंडर दिए गए थे उनको रद्द कर दिया, उन्हें निरस्त कर दिया और डूडा की तरफ से सड़क और नालियों का निर्माण होना था। तो नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने यह बड़ी कार्रवाई की है और नगरीय विकास अभिकरण डूडा के कार्यों पर रोक लगाई गई है। संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, ये बड़ी जानकारी आ रही है कि यहाँ पे डूडा के कार्यों में रोक लगाई गई है, टेंडर को रद्द किया गया, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? मानकों की अनदेखी हुई? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज नगर आयुक्त इंद्रजीत ने बड़ी कार्रवाई की है इंद्रजीत सिंह ने, और इसको लेकर के जिस तरीके से लगातार जो है टेंडर प्रक्रिया में जो है अनियमितता पाई जा रही थी और काम में लापरवाही पाई जा रही थी, जिसको लेकर के ये निरस्तीकरण किए गए हैं। यानी कि 86 कार्यों के टेंडर जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं, जो मानक के विपरीत कर रहे थे और किसी भी तरीके से डूडा के कार्यों पे जो रोक लगाई गई थी उस पे अनभिज्ञता के साथ कार्य किए जा रहे थे। तो इसी कड़ी को लेकर के जो नगरीय विकास कार्य है, जो डूडा से कार्य हो रहे थे, उन पे रोक लगा दी गई है। यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो मानक के विपरीत कार्यों को किया जा रहा था और अधिकारियों ने अपने चहेतों को जो है टेंडर बांट दिए गए थे। इस वजह से ये कार्यवाही की गई है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से टेंडर प्रक्रिया पूरी होनी थी, उस टेंडर प्रक्रिया को पूरी ना करके से केवल अपने सीधे ही अपने व्यक्तियों को बुला करके उसको टेंडर को पूरा करना और फिर उसके बाद उसको टेंडर उस व्यक्ति को, ठेकेदार को दे देना, ये सबसे बड़ी लापरवाही थी। जिसको बाद में जब नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को पता चला तो उन्होंने जो है इस पे कार्रवाई की है और इस पे लगभग 86 टेंडर ऐसे थे जिनको निरस्त कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संदीप। तो यहाँ पे कई टेंडर ऐसे जिनको निरस्त किया गया है और यहाँ पे लापरवाही पाई गई थी, नियमों की अनदेखी हुई थी, अपने चहेतों को, ठेकेदारों को दिए गए थे, इस तरह के आरोप लगे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।